गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में, द एस्पिरेंट चैनल, राइट? तो ठीक है, ओके। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। एंड लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि यार आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, और जब हमने ये चीज़ पढ़ी तो हमने ये देखा कि आरबीआई के फंक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसका डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। डेवलपमेंट के लिए रोल क्या था? नाउ मूविंग अहेड विद वेयर फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, आज हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब ये है क्या? आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि बैंकों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन फिक्स करना होता है कुछ सेक्टर के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया एंड ऑल। सो लेट्स डील विद दिस, लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए मैं आई विल आल्सो बी टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम द मृणाल सर की कुछ नोट्स है, वहां से मैं रेफरेंस लूंगा, so that you can have a clear picture that what is going to have। देखो होता क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1968 में। 1968 में क्यों, क्या हो रहा था उस टाइम? भारत को आज़ाद हुए लगभग 20 साल, लगभग कितना 50 70 20 साल हो गए थे। और जब 20 ईयर्स आज़ादी के हो चुके थे तो भारत में जो बैंकों की स्थिति, जो कंडीशंस थे वो उतनी अच्छी नहीं थी। लगभग 60 से 150 जो लोग थे, एलिट क्लास के लोग थे, दे वर कंट्रोलिंग द बैंक्स इन इंडिया। उनका कभी भी मोटिव भारत में उन सेक्टर्स को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं करना था जहां से उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता था, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनॉरिटी हो गया, जैसे एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया। सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक शिफ्टिंग द मनी एंड शिफ्टिंग द क्रेडिट, गिविंग द क्रेडिट टुवर्ड्स दिस सेक्शन। कभी उनका इंटरेस्ट था ही नहीं। और उनका एक एलिट क्लास के चलते उनका एक जो होता है ना, आप बोलते हो जो एक नेक्सस बन गया था कि वो कुछ ही लोगों को पैसा दिया करते थे, कभी जो नीडी सेक्शन था उसके पास पैसा जाया ही नहीं करता था। और यही दिक्कत था कि अगर आप फैक्ट के बेसिस पे देखोगे तो 1960 के आसपास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मात्र 2.2% लोन मिला करता था। नाउ सी एंड जस्ट इमेजिन कि उस देश में जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसे फंड ही नहीं मिलते, उसे लोन ही नहीं मिलते हैं। तो आप भी समझ सकते हो कि ये बहुत लाजमी था कि वाई द एग्रीकल्चर वॉज गेटिंग डाउन, गेटिंग स्लो, वो 1960 1970 के दौर में। तो अब ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, हमारे बहुत सारे सेक्टर्स बूम नहीं कर रहे थे। इसको टैकल करने के लिए हमने पहली चीज तो ये करा कि 1969 में हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। द गवर्नमेंट टुक द बिजनेस इन देयर हैंड, इन इट्स हैंड। और उसके बाद उसी बैंक के नेशनलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुई, पैसों को चैनलाइज किया गया, अच्छे अच्छे सेक्टर्स को दिया गया। एंड इसके चलते बाद में बहुत सारी चीजें हुई, रिफॉर्म हुआ। लेकिन इसी साल एक और चीज जो किया गया वो था 1968 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म की खोज की बात की जाने लगी, एंड इट वाज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा सेक्टर, जैसे अगर इसको नाम को तोड़े हम लोग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर होंगे जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नीडेड होंगे। तो उसे हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब प्रायोरिटाइज कैसे करोगे? कि अगर आप कोई भी बैंक है जो लोन दे रहा है, हम क्यों ना उस बैंक को बोले कि आप जो लोन है ना पहले इसे दे दीजिए, इन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर दीजिए, उसके बाद आपको जहां देना होगा दे दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो क्या हमारे पास कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं? यार हमारे पास आज ना 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स है। अगर देखा जाए तो 1968 में इस कहानी की स्टार्ट हुई है ना, और 1968 के बाद से 1985 तक भारत में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स थे वो 3 ही थे। एग्रीकल्चर हो गया आपका, एक एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया और एक एमएसएमई सेक्टर था। यही 3 सेक्टर थे जो बेसिकली इनको पैसा मिला करता था और प्रायोरिटी बेसिस पे मिली करती थी। ये चीज चलता रहा। लेकिन 2015 में हमने बोला कि हमें देयर इज अ नीड टू हैव सम रिफॉर्म्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे 2019 में एक कमेटी बनाई गई, यूके सिन्हा कमेटी ऑन एमएसएमई लोन रिफॉर्म, और उसने कई सारे बदलाव, कई सारे चेंजेस सजेस्ट किए। उसी चेंज, उन्हीं रिकमेंडेशन पे, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आज प्रायोरिटी सेक्टर जो है उसका भी होराइजन बढ़ गया। आज 3 नहीं, आज 9 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आप लोन को प्रायोरिटाइज करते हैं और बहुत सारी चीजें की गई हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अब पहली बात तो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। सबसे पहला आपका एग्रीकल्चर आता है।
आपके वीकर सेक्शन आते हैं, वीकर सेक्शन यानी कि माइनॉरिटीज़ हैं, है ना। उसके बाद आपके माइक्रो एंटरप्राइज MSME आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। हाउसिंग आता है, हाउसिंग में ये नहीं कि आपको बंगलो बनाना है उसके लिए लोन चाहिए, स्मॉल हाउसिंग लोन जो हो गया उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत सारी एंटरप्राइज हो गए, एक्सपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ये सारे सेक्टर्स किस में आते हैं, आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए आपके एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में भी जैसे जनरली क्या हो गया कि आप 18% जो टोटल आपको जो लोन देना है, प्रायोरिटी सेक्टर पहली बात तो होता कितना है, आपको देना कितना होता है। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली हर बैंकों को, खासकर बैंक्स को, अच्छा इसमें भी आपको दो चीज ध्यान में रखना है, एक बैंक है, एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NB फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि बैंकों को बहुत सारे रेगुलेशन फेस करने होते हैं, उनको बहुत सारे कंपल्सन होता है RBI के द्वारा। NBFI के पास कुछ कुछ छूट होती है, साथ ही साथ बैंक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, NBFI लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको कुछ लिमिट होता है उसमें। तो दोनों के फंक्शनिंग में डिफरेंस है, इसलिए इसके लिए जो रेगुलेशन होंगे बैंकों के लिए वो अलग होंगे, NBFI के लिए जो गाइडलाइंस होंगी वो अलग होंगी, ठीक है। अब बैंकों के लिए पी सेक्टर लेंडिंग, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो कंपलसरी है, NBFI के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कितना कंपलसरी है, तो कॉमर्शियल बैंक जिसमें फॉरेन बैंक भी आते हैं, अब वो फॉरेन बैंक जिनकी कम से कम 20 से अगर कम ब्रांच है तो वो नहीं, कम से कम 20 ब्रांचेस उनके होने चाहिए भारत में, उससे ज्यादा अगर है तभी वो इस कैटेगरी में आएंगे, इस गाइडलाइन के अंदर उन्हें भी हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक के पास ये प्रोविजन है कि उन्हें अपना टोटल लोन का जितना भी उनके पास पैसा है उसके 40% तो प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना ही होगा। अब ये जो परसेंटेज है ना, ये रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके लिए तो भाई और ज्यादा है, इन्हें बोला गया कि अब 75% हो गया अपना टोटल लोन, ठीक है। अब पेमेंट बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक आपको भी पता है कि पहले बात तो वो लोन देते नहीं है, वो बिहाफ में काम करते हैं, वो मेन बैंक के बिहाफ में काम करते हैं। अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक को 40% देना है, अब लगभग 75% हो चुका है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स अभी तक इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन ये एक मोटा मोटी है, इनको एक डेटा दिया गया, इतना एक टारगेट दिया गया कि आपको इतना करना है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन सेक्टर्स आते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया। एग्रीकल्चर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, आपके एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज हो गई जो मैंने अभी बोला, क्रॉप लोन हो गया, मशीनरी लोन हो गया, ये सारी चीजें आ गई। बायोगैस प्लांट लगाना है आपको, तो ये भी आप एग्रीकल्चर के अंदर इसको यूज कर सकते हो। MSME में जैसे खादी इंडस्ट्री हो गया या फिर आर्टिसंस का ग्रुप हो गया, उन्हें अगर लोन चाहिए, ठीक है, स्मॉल बिजनेस हो गया, वो सारी चीजें आ गई। एक्सपोर्ट कैटेगरी आ गया। एजुकेशन में अगर ऐसे लोन है जिसमें आपके 20 लाख से कम अगर लोन है तो कोई भी बैंक जो होती है प्रायोरिटी बेसिस पे आपको लोन देगी। हाउसिंग में भी स्मॉल हाउसिंग, अगर आपको काफी महंगा घर नहीं बनाना है उसमें भी है। रिन्यूएबल एनर्जी, चूंकि अभी ये बजवर्ड भी है तो यस यू हैव टू प्रायोरिटाइज दिस सेक्टर एज वेल। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, स्कूल सेटअप करने की फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीज आपको करनी है। अदर्स में क्या है, अब ऐसे इंसान जो अर्बन सेक्टर में रह रहे हैं जिन्होंने लोन लिया है और वो भी डिस्ट्रेस्ड है, उन्हें भी कर सकते हो, स्टार्टअप भी कर सकते हो। अच्छा, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, एनी गेसेस, स्टार्टअप किसे बोलते हैं? आजकल तो आप पकौड़ी भी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो तो आप स्टार्टअप लगता है। अगर आप वही चीज जो बहुत टाइम से बिक रहा है, अगर आप उसको आप खोल रहे हो, वो स्टार्टअप नहीं है, वो आपका दुकान है। एंड आई डोंट हैव एनी लाइक डिमीनिंग थिंग्स टू से अगेंस्ट दिस, बट यस इट इज नॉट अ स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप का एक लीगल डेफिनेशन है, एक ऐसी कंपनी जिसको 10 साल भी नहीं हुए खुले हुए, यानी कि वो 10 साल पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। और वो अपने इनोवेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बना रहे हैं जो ऑलरेडी यूज में है, दे मस्ट बी इनोवेटिव ना। तो ये दोनों कंडीशन बहुत जरूरी है, तभी आपको 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है स्टार्टअप के अंदर, यानी कि आप उस 10 साल के अंदर कोई ऐसे 3 साल हो सकता है जहां पे आपको टैक्स नहीं देना है, तो ये स्टार्टअप का बेनिफिट होता है। बट आजकल तो हम सब चीज बोलते हैं स्टार्टअप करे स्टार्टअप करे, नहीं स्टार्टअप वो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। अब 1991 में एक बहुत ही फेमस कमिटी आई, नरसिम्हन कमिटी। नरसिम्हन कमिटी ने एक तरीके से एक मिरर दिखाया था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसे यूज कैसे करना है। ये कमेटी बहुत खुश नहीं थी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को हमें आगे लेके जाना चाहिए, मतलब दे वर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट। उन्होंने बोला कि इसे ग्रेजुअली आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को आपने ऑलरेडी काफी ज्यादा सपोर्ट दे दिया है, और खासकर आपका जो
एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो एमएसएमई सेक्टर है, दे डोंट नीड एनी बैकअप, दे डोंट नीड लाइक बैक सपोर्ट। अब उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। हर 3 साल के बाद एक आपको मीटिंग करनी चाहिए जहां पे इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होना चाहिए कि हाउ द ये प्रायोरिटी सेक्टर वर्क कैसे कर रहा है, लेंडिंग जो वर्क कैसे कर रहा है। बट अल्टीमेटली योर मेन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू फेज आउट दिस होल थिंग, ठीक है। ये तो क्वाइट ये उतने इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, ये उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे रिगार्डिंग दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जरूरी क्यों है यार? सिंपल सा बात है, आपके देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, आपके उन सारे सेक्टर्स के लिए जरूरी है जो बहुत पीछे रह चुके हैं, जिन्हें फंड नहीं मिलता है, बट वो आपके इकोनॉमी के बैकबोन साबित हो सकते हैं। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए बट द पीपल आर नॉट बीइंग फोकस्ड, लोगों को वहां पे फोकस पे रखा नहीं जा रहा, दे आर नॉट गिवन लाइक ड्यू वॉइसेस, ठीक है। और फिर उसके बाद एक रीजनल बैलेंस चाहिए आपको इकोनॉमी में, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप ये सारी चीजें करें। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, पहली बात, ठीक है। अब देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो करने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। पहला, जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई के तौर पे। ये एसबीआई बैंक है जिसके पास ये प्रोविजन है कि इसे 40% अपना जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को के पर्सपेक्टिव से निकालना ही है। एसबीआई ने क्या किया, एक ऐसा लोन दिया, मान लो कि इसे 40 रुपए लोन देना था, इसमें इसने कुछ लोन दिया एक ऐसी कंपनी को, एक ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, जिसमें मान लो एक छोटा सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ गया। याद है आपके गांव में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आधार कार्ड ये सब डिटेल लेके बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो वो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं, ठीक है। तो इस एसबीआई ने इसको कुछ पैसा दे दिया और ये एनबीएफ जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसने बेसिकली क्या करा, उस एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में जाके फार्मर को लोन दे दिया। अगर देखा जाए तो इस एनबीएफआई ने कहां लोन दिया, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दिया। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो अल्टीमेटली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही पार्ट है ना। तो अगर देखा जाए तो क्या एसबीआई ने इस चीज को एकम्प्लिश करने में रोल नहीं निभाया? यस, दे डिड हैव अ रोल टू प्ले इन दिस, एंड दैट्स व्हाई अगर कोई भी बैंक किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, चाहे वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, उसे अगर लोन देती है और वो अल्टीमेटली जाके ऐसे सेक्टर में लोन देते हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट है, तो डेफिनेटली उसके तो हम उस एसबीआई, उस बैंक के इस कंट्रीब्यूशन को भी उनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में डालेंगे। और यही चीज है ऑन लेंडिंग मॉडल। मतलब ये क्यों आरबीआई ने कहा है, ताकि हम एक नया सेगमेंट ऑफ बोरोवर्स को इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब बैंक जनरली ऐसा नहीं है कि अब पिछले साल भी लोन दिए वो भी इंक्लूड करें, उनको हर साल फ्रेश लोन देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें एनबीएफसी में। अब ये तो पहला चीज होगी, ये पहला मॉडल हो गया। सेकंड मॉडल क्या है, मान लो कि अब ना एक चीज देखा जा रहा है कि कुछ कुछ सेक्टर में तो बहुत, जैसे एक मान लो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ए, ठीक है, और एक डिस्ट्रिक्ट बी है। अब एक बैंक है एसबीआई, इस एसबीआई ने इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा लोन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बी है उसमें लोन ही नहीं है। या फिर ऐसे कहें, यहाँ पे जो लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, लोन है, काम करने का है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बावजूद एसबीआई जो क्या कर रही है, यहीं पे लोन देती है, यहाँ पे लोन आराम से देती है। लेकिन एसबीआई ने इस डिस्ट्रिक्ट में उतना लोन दिया नहीं है, यहाँ के लोगों के पास उतना फंड की बहुत कमी है, दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत मतलब पर कैपिटा जो यहाँ पे लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत कम है। इस केस में आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली। आरबीआई ने बोला अगर कोई भी बैंक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पैसा दे रहा है जहां पे ऑलरेडी पैसों की कमी नहीं है, तो वहां पे अगर आप 100 रुपए जमा करोगे या दोगे लोन, तो हम उसे 90 मानेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में लोन दे रहे हो जहां पे ऑलरेडी फंड की बहुत कमी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उस केस में अगर आप 100 दोगे, हम उसे 125 कैलकुलेट करेंगे। आरबीआई ने ऐसा क्यों, मतलब करा क्यों? सिंपल, अगर एसबीआई के थोड़े से अमाउंट से उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है और उनका वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है 40 रुपए, वो यहाँ पे मीट हो जा रहा है, तो एसबीआई फिर डिस्ट्रिक्ट बी में ज्यादा देगी ना, वो लोन ज्यादा वहां पे डालेगी ना, जिसके चलते क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट बी में भी अब लोन ज्यादा मिलने लगेगा, और जिसके चलते जो रीजनल डिस्पैरिटी था डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी में, वो काउंटर हो जाएगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, हायर वेट्स फॉर द इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट इन आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट। ये एक नया तरीका था,
ठीक है, ये समझ में आया? चलो ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट एक और मॉडल है, ये सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल है, को लेंडिंग मॉडल। और को लेंडिंग मॉडल जिसे हम को ओरिजिनेशन ऑफ बैंक भी बोलते हैं, को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी यार, बहुत ही खराब हैंड राइटिंग हो रही है एंड आई डोंट नो टैब में कुछ दिक्कत आ रहा है, बट ठीक है, आई मेक श्योर कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो, है ना यार। इतना तो कॉपरेट कर ही सकते हो, अभी स्टार्टिंग वाली फेज है। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड तो उसमें दिक्कतें होंगी एंड आई एम वेरी सॉरी, लाइक, है ना, माफ़ कर दीजिएगा यार। चलो ठीक है, करें, ओके। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं को लेंडिंग मॉडल क्या होता है। को लेंडिंग यानी कि नाम से दिख रहा है कि साथ में मिलके हम लोन दे देंगे। यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जैसे एक बैंक है और एक है एनबीएफसीआई। आपको पता है बैंक जो होते हैं ना, इनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनकी रीच उतनी नहीं है। एनबीएफसीआई सॉरी, बैंकों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन रीच नहीं है, लोगों के पास पकड़ नहीं है। लेकिन जो एनबीएफसीआई होती है ना, उनका ना बहुत ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक रीच ज्यादा है। तो क्यों ना इस दोनों चीजों को हम लेवरेज कर ले, बैंकों का पैसा और एनबीएफसीआई की रीच, इन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों को लेवरेज कर लिया जाए, तो क्या होगा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है ना, वहां पे लोन आप आराम से और दे सकते हो। नाउ दिस इज कॉल्ड को लेंडिंग मॉडल, यानी कि एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है किसी भी फॉर्मल लेंडर, यानी कि हम बैंक की बात कर रहे हैं, कि वो साथ में आए और अपनी जो खास खास बातें हैं ना, उनको मतलब मिला के, उनके साथ मिल के काम करे, और जिसके चलते प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो एक बहुत ही अचीवेबल हो जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको अचीव किया जा सके। क्योंकि एनबीएफसी के पास मेन दिक्कत क्या है, चैलेंज, उनके पास मेन प्रॉब्लम क्या है, उनके पास फंड नहीं है। तो बैंक फंड दे देंगे और बैंकों को रीच चाहिए ताकि वो अपने पीएसएल को और इंक्लूसिव बना सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके। उस केस में ये दोनों का जो ये दोनों बेनिफिट है ना, ये दोनों हेल्प हो जाएगा। एनबीएफसी को अपना पैसा मिल गया, फंड मिल गया, बैंकों को अपना रीच मिल गया, जिसके चलते एक लेंडिंग इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा, है ना। और लोकल मार्केट में भी एनबीएफसी का जो प्रेजेंस है वो बैंकों के लिए भी यूजफुल हो जाएगा और बिजनेस का माहौल बन जाएगा। जब बिजनेस अच्छा, तो सिंपल सी बात है, आपकी देश की तरक्की अच्छी। दिस इज व्हाट इट इज, को लेंडिंग मॉडल। और क्या है, बस इतना ही तो है। लेकिन इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे मान लो कि अगर एनबीएफसीआई है, एनबीएफसीआई और बैंक, तो क्या सारा जो इसमें लोन आएगा, जिसे हम को ओरिजिनेशन ऑफ लोन भी कह रहे हैं, तो क्या सारा पैसा इस लोन का सिर्फ बैंक ही देगी? नहीं, बैंक इतनी बुद्ध थोड़ी है। बैंक ने बोला यार सारा पैसा मैं नहीं देने वाला हूं। रीजन, मुझे कैसे पता कि जहां पे तुम मुझे लोन दिलवा रहे हो वो सही इंसान है कि नहीं है? क्योंकि रीच तो तुम्हारा है, तुम उसको लेवरेज कर लोगे। वो अब फ्रॉड निकला तो, क्योंकि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन उसके पास है पूरा, है ना। तो बैंक ने बोला अगर हम डूबेंगे तो सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। बैंक ने क्या बोला, हम डूबेंगे सनम तुमको भी लेके डूबेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर गलत इंसान के पास लोन जा रहा है तो तुम्हारा भी लोन जाना चाहिए वहां पे। तो इसलिए हमने बोला कि 20%, इस लोन का 20% तुम दोगे अपने से। यानी कि अगर 100 रुपये हम लोन पे दे रहे हैं तो 20 रुपये तुम भी दोगे। जब तुम्हारा पैसा यहाँ पे लगेगा तो मुझे गलत इंसान के पास थोड़ी भेजोगे, तुम गलत इंसान के पास लोन थोड़ी दिलवाओगे। जिसके चलते एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। तो हमने बोला कि 20% आपको बुक पे, अपने 20% आप अपने बुक में आपको ये लोन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एनबीएफसी को बोल के रखा है। तीसरा, कोई भी फॉरेन नेशनल जो है ना, आपकी जो फॉरेन नेशनल बैंक है, वो अगर उनके 20 ब्रांचेस से कम है तो, सॉरी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ नहीं बोल रहा, बस ये कि 20% जो है उनको अपना दिखाना पड़ेगा, वो भी लोन उनको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो यही है आपका को लेंडिंग वाली कहानी, ज्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लीड बैंक स्कीम क्या, और भी बहुत सारे बैंकों के स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी मेरे को लगता है कि दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलो आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही है, तो मुझे थोड़ा लाइक भी कर दिया करो। मैं ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ, आपको जो ठीक लगे वो करना है। हम यहाँ पे बस पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, जब तक हम लोग करेंगे अच्छे से करेंगे, मैं कभी लाइक के लिए कभी नहीं बोलने वाला। दिस इज माई वर्ड्स, आपको जो ठीक लगे वो करोगे। आई जस्ट वॉन्ट अ गुड फीडबैक, अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जहां से मैं चीजें इंप्रूव कर सकूं। राइट, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, जो बोलना है बोलो यार, है ना।
Have a great year as well, and may the God watch over you. Thank you. And this is Nikhil Dubey signing off.